हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएपीडी के बारे में, जिसे हम रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए भी बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये किस तरीके से प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। रैपिड मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एम्प्लीफाई कर सकते हो एक डीएनए को जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। पॉलीमॉर्फिक जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। अब ये किस तरीके से होता है कैरी आउट, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आरएपीडी है क्या। मैंने आपको आरएफएलपी में पहले ही बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ। आरएपीडी जो होता है वो डोमिनेंट मार्कर होता है। आपको हर एक मार्कर का, चाहे वो आरएफएलपी हो, एएफएलपी हो या एसएसआर्स हो या आरएपीडी हो, इन सब का टाइप याद रखना है कि ये कोडोमिनेंट मार्कर है या डोमिनेंट मार्कर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आरएफएलपी में देखा भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती है कि ये डोमिनेंट मार्कर है या कोडोमिनेंट। तो उसके हिसाब से आपको आंसर करना होता है। तो ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़, क्योंकि इसके अंदर हमें डीएनए सीक्वेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी प्राइमर्स डिज़ाइन करते हैं। मतलब ऐसे प्राइमर्स डिज़ाइन करते हैं जिनका कोई भी सीक्वेंस जो है वो डीएनए के सीक्वेंस के स्पेसिफिक नहीं है। मतलब हमारे पास कोई पहले से ऑलरेडी नोन डीएनए नहीं है जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है। तो जो हम प्राइमर डिज़ाइन करेंगे वो भी इस तरीके से करेंगे कि वो भी रैंडम हो। तो इसीलिए इसे रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए भी बोलते हैं, रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए के अलावा। ठीक है, तो याद रखना, इसमें हम रैंडम प्राइमर्स का, आर्बिट्ररी प्राइमर्स का यूज़ करते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो दी डीएनए सीक्वेंस जो हमें एम्प्लीफाई करना है। इट ऑलवेज यूजेज पीसीआर। दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पूछा जाता है कि पीसीआर कौन से वाले जो मार्कर्स होते हैं वो हमेशा ही यूज़ करते हैं, दे ऑलवेज रिक्वायर पीसीआर, या कौन से हैं जिसमें पीसीआर की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं क्वेश्चन में। तो ये पीसीआर हमेशा इसे चाहिए क्योंकि ये एम्प्लीफाई कर रहा है डीएनए को, तो इसीलिए हमें हमेशा पीसीआर चाहिए होगा। एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर मार्कर्स जो हम देखते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, तो इसे जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करोगे। अब डीएनए को जब आप निकाल लोगे किसी ऑर्गेनिज्म से जिसके अंदर आपको आरएपीडी करना है, तो आपके पास क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास दो टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट ए एंड टेम्पलेट बी। अब टेम्पलेट ए के अंदर भी आपने वही प्राइमर डाले और टेम्पलेट बी के साथ भी वही प्राइमर्स डाले, बट उनकी बाइंडिंग जो होगी वो रैंडम होगी, वो अलग अलग होगी। किस बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। जो भी आप डीएनए टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो उसका सीक्वेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्राइमर्स की बाइंडिंग भी अलग अलग होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, प्राइमर्स ने यहाँ 4 जगह बाइंड किया है, बट इस वाले टेम्पलेट में सिर्फ 3 जगह ही बाइंड किया है। एंड उनकी बाइंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ताकि वो एम्प्लीफाई कर सकें उस डीएनए को। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एम्प्लीफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा पास होंगे तो भी एम्प्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक जेन्युइन डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच में, एंड उनकी ओरिएंटेशन जो होनी चाहिए वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे एम्प्लीफिकेशन होती है। जैसे आप यहाँ देखो, आपको दिखाया है कि यहाँ पीसीआर एम्प्लीफाई करके आपके पास ये प्रोडक्ट्स बने और यहाँ पे एम्प्लीफाई करके ये प्रोडक्ट्स बने। तो जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे और उन फ्रेगमेंट्स को देखोगे, तो दोनों जो टेम्पलेट्स आपने यूज़ किए थे, जो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हो सकते हैं, तो 2 इंडिविजुअल्स के आपने डीएनए निकाल के ये किया था, तो जो बैंड्स का पैटर्न है वो अलग अलग होगा क्योंकि जो सीक्वेंस था डीएनए का वो अलग था, प्राइमर्स रैंडम थे, कहीं पे भी बाइंड किए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जेल जो होगा वो आपको इस तरीके का दिखेगा जिसमें रैंडम फ्रेगमेंट्स की अरेंजमेंट होगी। तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहली चीज़ पीसीआर एंजाइमेटिक रिएक्शन है। मतलब जैसे हम नॉर्मली पीसीआर लैब्स में करते हैं तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप बहुत बड़े फ्रेगमेंट्स को एम्प्लीफाई नहीं कर पाते हो। आपको क्वालिटी डीएनए की देखनी पड़ती है, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो उसकी क्वालिटी और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैटर करती है। अगर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, क्वालिटी बेकार होगी वो। अगर मतलब आप मान लो कि उसमें कंटामिनेशन होगी आरएनए की या किसी और चीज़ की, तो उसकी वजह से भी एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
पीसीआर कंपोनेंट्स, तो जो भी आप मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हो या फिर DNTPs यूज़ कर रहे हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करती है कि वो 10 मिलीमोलर ही होना चाहिए या 0.5 मिलीमोलर ही होना चाहिए, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड पीसीआर की साइकिल की कंडीशंस, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप साइकिल किस तरीके से सेट करते हो, आप अनीलिंग टेम्परेचर क्या यूज़ कर रहे हो उन प्राइमर्स के लिए, या फिर आप जो भी एक्सटेंशन का टेम्परेचर है वो कितना यूज़ कर रहे हो, तो उसकी कंडीशंस जो होंगी साइकिल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है RAPD की, जो कि नॉर्मल पीसीआर की लिमिटेशंस की तरह ही है। इसके अलावा आपको अगर सेम रिज़ल्ट चाहिए, मतलब जैसे लैब्स में होता है ना कि आपको सेम रिज़ल्ट चाहिए, वही चीज़ आपको अपनी लैब में भी कैरी आउट करनी है और सेम रिज़ल्ट आपका आना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब वही कॉन्सेंट्रेशंस, वही रिएक्शन साइकिल, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी जो दूसरे ने यूज़ करी थी। तो इसलिए आपको बोला गया है कि रिप्रोड्यूसिबल होने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ फीचर ऑफ कोडोमिनेंट मार्कर्स, बिकॉज दे कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। बट डोमिनेंट मार्कर्स में ये लिमिटेशन होती है कि वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाते। जैसे आपके पास इंडिविजुअल ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ऑल्दो दे आर शोइंग द सेम फिनोटाइप, उनका डोमिनेंट फिनोटाइप आपको एक्सप्रेस करता हुआ दिखेगा, बट जीनोटिपिकली तो वो अलग है ना, तो उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो डोमिनेंट मार्कर्स उनके लिए यूज़ नहीं होते हैं, तो वो आपको बताया है कि ये इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। एंड मिस मैचेस भी हो सकते हैं प्राइमर और टेम्पलेट के बीच में, और जिसकी वजह से जो पीसीआर प्रोडक्ट है वो ना भी आए या फिर आ भी सकता है। तो जहाँ पे नहीं होना चाहिए था वहाँ पे भी आपको दिख सकता है, और जहाँ पे बैंड होना चाहिए था वहाँ पे नहीं भी दिख सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो RAPD की हमें देखनी पड़ती हैं, बट इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को या जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच के जेनेटिक रिलेशन को आप बताने के लिए, एनालाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, वेदर दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज़ और सेम पॉपुलेशन। तो उन इंडिविजुअल्स को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाओगे, इस टेक्निक से एनालाइज कर पाओगे। एंड मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। पहले हम इकोलॉजी जैसे मानते थे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी है, बट मॉलिक्यूलर इकोलॉजी जो है एक अनदर ब्रांच है इकोलॉजी की, जिसके अंदर आप टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि ये इंडिविजुअल्स किस तरीके से डाइवर्ज हुए होंगे या कन्वर्ज हुए होंगे उनके DNA सीक्वेंसेस को लेके। तो उसके बेसिस पे आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो टेक्सोनॉमिक आइडेंटिटी देने के लिए किसी स्पीशीज़ को, और किनशिप रिलेशनशिप्स देखने के लिए, मतलब वो किस तरीके से रिलेटेड हैं दो डिफरेंट स्पीशीज़। आप कल्टीवार्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, जो भी जेनेटिक वेरिएशन है डिफरेंट कल्टीवार्स के बीच में या स्पीशीज़ के बीच में, वो आप देख सकते हो। एंड डिज़ायरेबल ट्रेट्स की सिलेक्शन के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर जो है काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो फर्दर जो भी चीज़ करनी है आपको उसके लिए। ये जीन मैपिंग में और टैगिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जीन्स की एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह पता करने के लिए हेल्प कर सकती है, और उनके जेनेटिक आर्किटेक्चर के बारे में बता सकती है कि जो भी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके आसपास क्या सीक्वेंसेस हैं, तो पूरा आपको DNA का सीक्वेंस पता चल सकता है। एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी यूज़ हो सकती है जेनेटिक वेरिएशन पता करने के लिए विद इन और बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स किस तरीके का कैरेक्टर सिमिलैरिटी शो करते हैं, और वो दूसरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के साथ किस तरीके का वेरिएशन शो करते हैं, तो वो सब आप निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको RAPD के बारे में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो समझ आ गई हूँ। मैंने RFLP ऑलरेडी करवा दिया, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। RAPD मैंने अब आपको करवा दिया, AFLP वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, हमें नहीं पता कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से लिखा जाता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।